अबे यार। ओहो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। साउंड नहीं आ रही है? अब आवाज आ रही है आपको? आयुष, दीप्ति, स्नेहा, राहुल, अमन, अमर, विकास, शर्मा, मोनी, आलोक, गौरी, निधि, शिखा, आंचल, पवन, वंशिका, सुमित, अमर, संघम, सिंघम, पृथ्वी, मिंटू। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अब आप लोगों को साउंड आ रही है एकदम परफेक्ट तरीके से? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? ऑडियो वीडियो दोनों क्वालिटी एकदम परफेक्ट है? क्लास को कंटिन्यू करें, स्टार्ट करें क्लास को लेके। प्रभु का नाम, जय श्री राम। हाँ जी, तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपका स्पेशल बैच भी है और ये आपका प्रथम बैच भी है। अगर आपने स्पेशल बैच में एडमिशन लिया होगा तो स्पेशल बैच की तरह फील करोगे। अगर आपने प्रथम बैच में एडमिशन लिया होगा तो वहां पे सारे स्पेशल बैच आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, है ना? जी हाँ। तो स्पेशल और प्रथम ये दोनों बैच एक साथ चल रहे हैं, मतलब दोनों एक ही चीज है। प्रथम में सारे स्पेशल का कॉम्बो होता है और स्पेशल एक अलग ही स्पेशल होता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, नोट सेक्शन में तरीके से रेगुलर तरीके से सारी चीजें अप टू डेट होती चली जाएंगी, है ना? जैसे जैसे कोई भी टॉपिक होता है तो टॉपिक के क्लास क्वेश्चंस हो गए, फिर उसके प्रैक्टिस सेट हो गया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट हो गया, टेस्ट हो गया, फिर क्लास टेस्ट पीडीएफ हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और उस चैप्टर का जो नाम है, मैं आपको बता दूं उस चैप्टर का नाम क्या है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मतलब ये आप लोगों की वास्तव में बचपन से इच्छा होती है कि सर ये वाला चैप्टर तो हम जरूर पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक तो हम जरूर पढ़ेंगे। और इस टॉपिक का नाम है भैया डाइस। इस टॉपिक का नाम क्या है? डाइस। डाइस यानी कि पासा। डाइस यानी कि पासा। हालांकि ये जो डाइस है ये क्या होता है? क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब यानी कि घन। डाइस क्या होता है? डाइस होता है एक क्यूब यानी कि घन। लेकिन हमारे सिलेबस में क्यूब एंड क्यूबॉइड अलग चैप्टर है ना? हमारे ना ना हमारे हमारे सिलेबस में जो डाइस चैप्टर है वो है बेसिकली पासा। जो डाइस चैप्टर है उसका नाम तो है पासा। और जो चैप्टर है क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये जो टॉपिक है ये डिफरेंट चैप्टर है, जिसको हिंदी में कहते हैं घन और घनाभ। ये दोनों चैप्टर अलग अलग है। ये दोनों ही टॉपिक बेटा अलग अलग है ना? दोनों ही चैप्टर अलग अलग है। ये डाइस अलग है, क्यूब एंड क्यूबॉइड अलग चैप्टर है। अच्छा, इन दोनों टॉपिक में राधे जी, इन दोनों टॉपिक में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, देखो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप लोग मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, मेरे हाथ में दोनों ही चीजें हैं, ये डाइस है, ये क्यूब है। ठीक है, हालांकि डाइस बेसिकली एक क्यूब ही होता है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइस के क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं वो बनते हैं बेटा बेस्ड ऑन अपोजिट सरफेस, यानी कि विपरीत सतहों के बारे में हमसे पूछा जाता है डाइस चैप्टर में। जैसे आप ये डाइस की एक फिगर देख रहे हो, अपने सामने देख रहे हो ना, ये डाइस की फिगर आपको एक दिखाई दे रही है, जिसमें आपको कुछ सरफेस भी विजिबल है, कुछ सरफेस आपको विजिबल है। और इन सरफेस पे क्या लिखा हुआ है ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो डाइस चैप्टर जो है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि इनके अपोजिट, है ना, इनके इनके अपोजिट कौन सी सरफेस है। बेटा सीजीएल वाले बैक टू बैक मिलने आ रहे हैं, क्यों नहीं मिलने आ रहे, है ना? हमने इंस्टाग्राम पे कल रील भी डाली थी, एक वीडियो भी डाली थी, जिसमें 10 बच्चे आए थे एक साथ हमसे मिलने। अब 10 बच्चों को मैं अपनी क्लास में तो लेकर नहीं आऊंगा, इसलिए जो अब सीजीएल वाले बच्चे मिलने आ रहे हैं उनकी जो वीडियोस है वो हम अलग से डाल रहे हैं। ठीक है? हाँ जी, वो बैच में आपसे नहीं मिला रहे हैं, उन बच्चों को अलग से डाल रहे हैं उन वीडियोस को। आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो जी। तो जैसे कि आप लोग इस फिगर को देख रहे होगे तो इस पे लिखा हुआ है वन। इस पे वन लिखा हुआ है ना? तो डाइस जो चैप्टर है इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं बेस्ड ऑन अपोजिट सरफेस। जैसे कि ये जो वन लिखा हुआ है, इस वन के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी? क्या आप मुझे बता सकते हो? वन के अपोजिट, वन के अपोजिट, वन के पीछे कौन सी सरफेस है? आप अभी नहीं बता सकते, लेकिन जब ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद आप बताओगे कि वन के अपोजिट कौन सी सरफेस है। अच्छा, क्यूब एंड क्यूबॉइड में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि बेसिकली हम एक क्यूब को कलर कर देते हैं और कलर करने के बाद इसको ना स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं। फिर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेस्ड ऑन स्मॉलर क्यूब बनते हैं। स्मॉलर क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। किस पर बेस्ड बनते हैं? स्मॉलर क्यूब।
कि कितने ऐसे स्मॉलर क्यूब्स होंगे जिसकी 2 सरफेस पेंटेड है, कितने ऐसे स्मॉलर क्यूब होंगे जिसकी 1 सरफेस पेंटेड है। तो ये दोनों ही चैप्टर अलग अलग है, डाइस चैप्टर अलग है, क्यूब चैप्टर अलग है। डाइस चैप्टर में बनते हैं बेस्ड ऑन अपोजिट सरफेस क्वेश्चन, क्यूब चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं बेस्ड ऑन स्मॉलर क्यूब, कलर्ड स्मॉलर क्यूब, छोटे घनों पर आधारित प्रश्न बनते हैं। समझ रहे हो? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करता हूँ डाइस चैप्टर की, तो डाइस चैप्टर में जब भी हम डाइस को ध्यान से देखते हैं, जब भी हम किसी क्यूब को ध्यान से देखते हैं, घन यानी कि पासा को ध्यान से देखते हैं, तो एट ए टाइम हमें कितनी सरफेस दिखाई देती है? सिर्फ 3 सरफेस दिखाई देती हैं, सिर्फ 3 सरफेस, 1 2 3, सॉरी ये वाली 3, 1 2 और ये आपको तीसरी दिखाई दे रही है। बाकी की जो 3 सरफेस है ना, बाकी की जो 3 सरफेस है वो छुपी हुई है, हिडन सरफेसेस हैं। तो इस चैप्टर में ना हिडन सरफेसेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छिपी हुई सतहों से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 6 सतह होती हैं, जिसमें से 3 सतह हमें दिखाई देती हैं, 3 सतह छिपी होती हैं। तो जो 3 छिपी हुई सतह हैं, वही 3 छिपी हुई सतह इस चैप्टर में हमें पता लगानी है। अच्छा, डाइस का क्वेश्चन जब एग्जाम में बनता है तो किस तरीके से बनता है? पहला केस बनता है केस फर्स्ट। पहला केस बनता है व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, जब पासे की सिर्फ एक फिगर दी जाएगी, व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, यानी कि सिर्फ एक फिगर दी जाएगी डाइस की। जैसे कि एक एग्जाम में डाइस दिया जाएगा, है ना, एक क्यूब बना होगा, एक घन बना होगा, एक पासा बना होगा, और इस पासे पे 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और एक 6। आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 6। ठीक है, और हमसे पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है 1 2 6 दिखाई दे आपको, 1 2 3 भी दिख सकता है। और फिर हमसे इस फिगर के रिगार्डिंग कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। वो क्वेश्चंस क्या होंगे वी विल डिस्कस लेटर। फिलहाल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चैप्टर में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 फिगर क्वेश्चन होगा। 2 फिगर्स का मतलब क्या है? 2 फिगर क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे जब आपने डाइस को पहली बार देखा तो आपको दिखाई दिए 1 2 3, जब आपने डाइस को पहली बार देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3। इसी डाइस को आप अगर दूसरे एंगल से देख रहे हो तो आपको कोई और पोजीशन दिखाई। भाई ये जरूरी थोड़ी है कि जब भी आप इस डाइस को देखोगे आपको हमेशा वही 3 नंबर दिखाई देंगे, हर बार 3 नंबर अलग होंगे ना। तो पहली बार जब आपने देखा तो आपको 1 2 3 दिखा, जब आपने इसी डाइस को दोबारा से देखा तो हो सकता है इस बार आपको दिखाई दे 2 4 6, यानी कि एक ही डाइस की 2 अलग अलग फिगर आपको एग्जाम में दी जा सकती हैं। अच्छा, तीसरा केस क्या बनेगा? केस थर्ड। सोच कर बताओ केस थर्ड क्या बनेगा। देखो, पहला केस तो बनेगा कि जब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, है ना, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो सिंगल फिगर क्वेश्चन होगा। पहला केस तो ये बनेगा सिंगल फिगर क्वेश्चन। दूसरा केस क्या बनेगा? इसी डाइस को 2 अलग अलग एंगल से दिखाया जाएगा, यानी कि 2 फिगर क्वेश्चन। अब सोच कर बताओ केस थर्ड क्या बनेगा। एक बच्चा कह रहा है केस थर्ड बनेगा 3 फिगर क्वेश्चन, इसका मतलब तो केस फोर्थ बनेगा 4 फिगर क्वेश्चन, केस 5 बनेगा 5 फिगर क्वेश्चन, फिर 6 फिगर, यानी कि फिर ऐसे तो कभी केसेस खत्म ही नहीं होंगे, है ना। ऐसे तो कभी केसेस खत्म ही नहीं होंगे, तो बहुत सारे केसेस बना दोगे आप तो नहीं। जो केस थर्ड है ना, बेसिकली वो है मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन, यानी कि 2 से ज्यादा कितने भी फिगर आ जाएंगे एग्जाम में, मोर देन 2 फिगर्स क्वेश्चन। यानी कि जब एग्जाम में 3 फिगर आएंगी तो भी केस थर्ड के अंदर जाएगा। एग्जाम में 4 फिगर होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी, 8 होंगी, 9 होंगी, 10 होंगी। इससे ज्यादा फिगर हमारे एग्जाम में कभी नहीं पूछी गई, मैक्सिमम 4 या 5 फिगर पूछी गई हैं। तो जब भी 2 से ज्यादा फिगर वाला क्वेश्चन होगा वो केस थर्ड कैटेगरी में जाएगा, है ना, वो केस थर्ड कैटेगरी में जाएगा, मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन। अच्छा, अब हम चलते हैं केस 4 पर। केस 4 क्या होगा? चौथा केस क्या होगा? सोच कर देखो। देखो, पहला केस तो आ गया एग्जाम में 1 फिगर क्वेश्चन, दूसरा 2 फिगर क्वेश्चन, तीसरा मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन। चौथा केस क्या बनेगा? चौथा केस बनेगा, ये जो डाइस है, ये जो डाइस है बेटा आपको क्यूबिक फॉर्म में दिखाई दे रहा है ये डाइस आपको क्यूबिक फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इस डाइस को ओपन कर दूं तो ये ओपन फिगर की फॉर्म में दिखेगा हमें। ये डाइस की क्यूबिक फॉर्म है, ये डाइस की ओपन फॉर्म है, यानी कि जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना तो ये फिगर फोल्ड होकर भी ना क्यूब की शेप लेगा। देखो, ये फिगर फोल्ड होकर भी किसकी शेप लेगा? ये क्यूब की शेप लेगा, क्यूब की शेप। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा जो केस है वो है ओपन फिगर, यानी कि जब एग्जाम में डाइस की क्या दी होगी? जब एग्जाम में डाइस की ना ओपन फिगर दी जाएंगी, जब एग्जाम में डाइस की क्या दी जाएंगी?
ओपन फिगर दी जाएंगी, ओपन फिगर। जब आप इन फिगर्स को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये फिगर्स फोल्ड होकर बेटा किसकी शेप लेंगी, ये फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब यानी कि डाइस की शेप लेंगी। तो चौथा केस बनता है कि एग्जाम में ओपन फिगर क्वेश्चन आ जाए, ओपन फिगर क्वेश्चन, ओपन फिगर क्वेश्चन, ओपन फिगर्स क्वेश्चन। यानी कि हमारे एग्जाम में वन फिगर क्वेश्चन आ सकता है, टू फिगर क्वेश्चन आ सकता है, मोर देन टू फिगर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ओपन फिगर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा पांचवा केस क्या बनता है, एक लास्ट केस है, आखिरी केस है, पांचवा केस है, जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और वो आ जाए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है भाषा पे आधारित प्रश्न, भाषा पर आधारित प्रश्न, यानी कि सिर्फ एक लैंग्वेज लिखी होगी, ना कोई डाइस की क्यूबिक फॉर्म होगी ना ओपन फॉर्म होगी, कोई भी फॉर्म नहीं होगी, ना क्यूबिक ना ओपन, सिर्फ एक भाषा लिखी होगी, एक लैंग्वेज लिखी होगी, तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमारे एग्जाम में जब भी डाइस का क्वेश्चन आएगा, है ना, आप आंखें बंद करो और ये रियलाइज करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके सामने क्वेश्चन आ गया। तो जब भी आप क्वेश्चन को देख रहे होगे अपने एग्जाम में, तो वो पांचों में से ही कोई एक क्वेश्चन होगा। या तो आपके एग्जाम में वन फिगर क्वेश्चन आएगा, या फिर टू फिगर आएगा, या मोर देन टू फिगर हो सकता है, ओपन फिगर आ जाए, या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इन पांच के अलावा छठा केस है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में। सिर्फ पूरे चैप्टर में यही पांच केस हैं, इन पांच के अलावा कोई केस ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब टू फिगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, जब आप डाइस की दो फिगर देख रहे हो, जब आप डाइस की दो फिगर देख रहे हो, तो क्या ये जरूरी है जब भी आप डाइस की दो फिगर देखोगे तो हमेशा दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होगी? क्या ये जरूरी है हमेशा एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन हो? हाँ, जब भी टू फिगर क्वेश्चन होगा, जब भी आप डाइस की दो फिगर देखोगे, है ना, अगर मैं केस सेकंड की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं केस सेकंड की, जब, है ना, जब हमारे एग्जाम में, अगर मैं केस सेकंड की बात कर रहा हूं, तो जब भी आप डाइस की दो फिगर देखोगे तो क्या ये जरूरी है हमेशा दोनों फिगर में एक ही सरफेस कॉमन होगी? क्या ये जरूरी है हमेशा दोनों फिगर में एक ही सरफेस कॉमन होगी? नहीं सर। हो सकता है जब डाइस की दो फिगर हमारे सामने हो तो दोनों फिगर में कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, पहली बार देखा एक दो तीन, दोबारा से देखा चार पांच छह, यानी कि नो कॉमन। तो जब भी हमारे एग्जाम में दो फिगर होंगी, हो सकता है कि नो कॉमन वाला क्वेश्चन हो सकता है कि वन कॉमन वाला क्वेश्चन हो। वन कॉमन वाला क्वेश्चन कैसे? ये भी तो हो सकता है जब भी एग्जाम में डाइस की आप दो फिगर देखोगे तो दोनों फिगर में आपको एग्जैक्टली एक ही सरफेस कॉमन दिखाई दे, दो की जगह सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन दिखाई दे। जैसे कि पहली बार देखा वन टू थ्री, दोबारा से देखा टू फोर सिक्स, यानी कि एग्जैक्टली एक सरफेस हमें कॉमन दिखाई दे रही है। अच्छा, ये कॉमन कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। और तीसरा केस क्या बनेगा, सोच कर देखो, तीसरा केस क्या बनेगा, जब एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर आपके सामने होंगी। तीसरा केस क्या बनेगा, जब एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर आपके सामने होंगी। तो जैसे पहली बार आपने देखा तो आपको दिखाई दिया वन टू थ्री, और जब आप इसी डाइस को दोबारा से देख रहे हो तो आपको दिखाई दे वन थ्री फोर। यानी कि पहली बार देखा दो फिगर तो कुछ भी कॉमन नहीं था, दूसरी बार में एक सरफेस कॉमन थी, और अब हमें कितनी सरफेस कॉमन दिखाई दे रही है? दो सरफेस कॉमन दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर एक तीसरा केस बन सकता है, तीसरा केस बन सकता है टू कॉमन। यहाँ पर एक तीसरा केस बन सकता है टू कॉमन। जैसे आपने पहली बार डाइस को देखा, आपने पहली बार डाइस को देखा, बताना कौन कौन से नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है एक, आपको दिखाई दे रहा है दो, आपको दिखाई दे रहा है छह, आपको तीन नंबर दिखाई दे रहा है, एक दो छह। अब इसी डाइस को किसी और एंगल से देखते हैं, इसी डाइस को किसी और एंगल से देखते हैं। अब देखना आपको क्या दिखाई दे रहा है। पहले आपको एक दो छह दिखाई दे रहा था, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है छह, अब दिखाई दे रहा है दो। छह और दो पहले भी दिख रहे थे, छह और दो अब भी दिख रहे हैं, लेकिन एक तीसरा नंबर अलग हो गया, अब वो तीसरा नंबर है चार। तो यानी कि जब हम डाइस को दो अलग अलग एंगल से देखेंगे तो उसके अंदर भी तीन केस बनते हैं। या तो दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, व्हेन देयर इज नो कॉमन, है ना, या फिर दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होगी, या फिर दोनों फिगर में एग्जैक्टली दो सरफेस कॉमन होंगी।
अब एक बच्चा पता है क्या कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है तीनों सरफेस कॉमन हो। अगर मेरे भाई यही तीनों सरफेस दोबारा से दिखने लग जाए तो बेटा वो टू फिगर क्वेश्चन नहीं है, वो वन फिगर क्वेश्चन ही हो गया। फिर ये दोनों फिगर एक ही जैसी हो गई, देखो 1 2 3 यहाँ भी 1 2 3 यहाँ भी। फिर वो टू फिगर क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ वन फिगर क्वेश्चन कहलाएगा, ओनली वन फिगर क्वेश्चन। तो ये है बेटा। समझ नहीं आया बेटा? अभी मैंने समझाया ही क्या, तो तुम्हें समझ आएगा? अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो जब हम पिक्चर हॉल में जाते हैं ना पिक्चर देखने, तो मूवी का ट्रेलर चलता है ना, अभी तो बस पिक्चर का ट्रेलर चल रहा है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो शुरू ही नहीं हुआ भैया। पिक्चर तो शुरू ही नहीं हुआ। हमेशा यूट्यूब पर देखा था आपको, है? चलिए आज लाइव देख रहे हो हमें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है ये तो। इतने दिनों से कहाँ थे, हैं? जो आज ही लाइव आए हो तुम। इतने दिनों से कहाँ थे, हैं? चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों ये जो चैप्टर है बेटा डेफिनेटली विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व होगा। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पेन पेपर की आवश्यकता ही नहीं है। विदाउट पेन एंड पेपर ये पूरा चैप्टर सॉल्व होगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। आप हर क्वेश्चन को मैक्सिमम बता रहा हूं मैं 10 से 15 सेकंड में तो उड़ा डालोगे, उड़ा डालोगे। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, और ये एज्यूम करो कि आप ये एक इमेजिनेशन करो कि आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो सीजीएल का। रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सामने है, और रीजनिंग में डाइस का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब वो जो डाइस का क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये एज्यूम करो। स्टार्टिंग से एज्यूम करते हैं क्या क्या संभावनाएं बनेंगी, कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू डाइस। पहला क्वेश्चन आएगा डाइस का सिर्फ जब क्वेश्चन की एक ही फिगर होगी, डाइस की सिर्फ एक सिंगल फिगर होगी, और इसी से रिलेटेड हमसे कुछ कुछ पूछ रहा होगा। क्या पूछ रहा होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन एक सिंगल फिगर का क्वेश्चन हमारे सामने होगा। दूसरा केस क्या बन सकता है कि टू फिगर का क्वेश्चन हमारे सामने हो, यानी कि हमारे क्वेश्चन में डाइस की दो अलग अलग फिगर हो। उसके अंदर भी कितने केस बन सकते हैं? तीन केस बन सकते हैं। या तो दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होगी, या दोनों फिगर में एग्जैक्टली दो सरफेस कॉमन होंगी। तीसरा केस बन सकता है कि दो से ज्यादा फिगर वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए। चौथा केस बनेगा कि ओपन फिगर का क्वेश्चन आ जाए हमारे एग्जाम में। पांचवा क्वेश्चन बनेगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। बस यही पांच टाइप है जो हमारे एग्जाम में बन सकती हैं। इनके अलावा एक्चुअल में कोई टाइप ही नहीं है। इनके अलावा एक्चुअल में कोई टाइप ही नहीं है। सिलोजिज्म में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, और जो क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते हैं बस उतने, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, हाँ जी। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हाँ सर हमारे एग्जाम में जब डाइस का क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्टली किस तरीके से आएगा। बेटा तीनों कॉमन सरफेस कैसे हो सकती है मेरे प्रभु? एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है जब डाइस की दो फिगर आपके सामने हो, ये जैसे पहली फिगर है, और इसी डाइस की जब दूसरी फिगर आपके सामने हो तो आपको तीनों सरफेस कॉमन दिखाई दे। जैसे आपको दिखाई दिया 1 2 3, और वही 1 2 3 आपको दोबारा से दिख जाए। बाबू अगर ऐसा है कि तीनों नंबर फिर से दिख जाए तो ये टू फिगर क्वेश्चन नहीं कहलाता, ये वन फिगर क्वेश्चन कहलाता है, क्योंकि ये दोनों फिगर फिर एक जैसी हैं। ये दोनों फिगर एक जैसी हैं तो ये टू फिगर क्वेश्चन नहीं है, ये केस फर्स्ट है। ये कौन सा केस हो जाएगा? ये पहला केस हो जाएगा, फर्स्ट केस, यानी कि वन फिगर क्वेश्चन। तो टू फिगर क्वेश्चन के लिए दोनों फिगर थोड़ी सी डिफरेंट होनी जरूरी है। यहाँ पर जो तीन नंबर है या तो यहाँ पे तीनों नंबर अलग होंगे, या फिर इनमें से एक नंबर रिपीट होगा, या फिर इनमें से दो नंबर रिपीट होंगे। बस यही तीन केस बन सकते हैं टू फिगर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर डाइस लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। अच्छा एक चीज और है, जब हमारे एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आएगा तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में जो पासा है वो लूडो वाला पासा है जिससे हम लूडो खेलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जो डाइस आएगा उस पे हमेशा 1 2 3 4 5 6 नंबर ही होंगे। हमारे एग्जाम में जो डाइस आएगा उस पे अल्फाबेट का भी यूज हो सकता है, उस पे सिंबल्स का भी यूज हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 2 3 4 5 6 वाला ही पासा हमारे एग्जाम में आएगा।
हमारे एग्जाम में ABCDEF 6 लेटर हैं जो अलग अलग सरफेस पे हैं। हमारे एग्जाम में जो डाइस आएगा उसकी अलग अलग सरफेस पे हम सिंबल्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक एक ये जो जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, जिससे हम लूडो खेलते हैं, समझ रहे हो, जिस पासे से हम लूडो खेलते हैं, जिस पासे पे 1 2 3 4 5 6 छह अलग अलग नंबर्स होते हैं, जिस पासे पे 1 2 3 4 5 6, जैसे जो मेरे हाथ में ये एक ऐसा पासा है जिसकी 6 की 6 सरफेस पे 6 अलग अलग नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जिस पासे पे 1 2 3 4 5 6 होते हैं जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो दो प्रकार के पासे होते हैं, है ना। देर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, है ना, जिससे हम लूडो खेलते हैं। पहला जो पासा होता है वो होता है स्टैंडर्ड डाइस, ये भी जान लेते हैं, है ना। स्टैंडर्डाइज हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं मानक पासा। अब आप सोच रहे होंगे ये मानक पासा क्या होता है, स्टैंडर्डाइज क्या होता है। देखो, जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, वो दो प्रकार के पासे होते हैं, स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज। अब ये स्टैंडर्डाइज क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। आपने कभी भी डाइस को ध्यान से देखा, जिससे हम लूडो खेलते हैं उस डाइस को कभी ध्यान से देखना। जब आप उस डाइस को ध्यान से देखोगे ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। पता है क्या इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी? जहां पे 1 डॉट होगी ना, 1, जब आप उसके पीछे देखोगे ना झांक कर, तो आपको ना 6 डॉट्स दिखाई देंगे। जहां पे 2 डॉट्स होंगी, 2, जब आप उसके पीछे देखोगे ना, तो आपको दिखाई देंगी 5 डॉट्स। जहां पे 3 डॉट्स हैं, जब आप उसके पीछे देखोगे तो आपको दिखाई देंगी 4 डॉट्स। एग्जैक्टली exactly, जिस पासे से हम लूडो खेलते हैं, जिस डाइस से हम लूडो खेलते हैं, उस डाइस में क्या होता है, हर दो अपोजिट सरफेस का जो सम होता है, हर दो अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो 7 होता है। 2 के अपोजिट 5 है, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। हर दो अपोजिट सरफेस का सम, 3 के अपोजिट 4 है, 3 + 4, हर दो अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है, 7 होता है। और इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा, जिसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इफ if every two if every two opposite if every two opposite surfaces sum is equal to 7, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called then the dice is called a standard dice. If every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called a standard dice. यदि यदि प्रत्येक दो यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तब पासे को तब पासे को मानक पासा कहते हैं। तब पासे को मानक पासा, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तब पासे को मानक पासा कहते हैं। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तब पासे को यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, हाँ, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तब पासे को मानक पासा कहते हैं। इफ एवरी टू अपोजिट सर्फेसेस सम इज इक्वल टू 7, स्टैंडर्डाइज इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइज। आप ये एग्जांपल लिख सकते हो। एग्जांपल एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। ये एग्जाम्पल हो गया बेटा। अपोजिट स्टैंडर्डाइज में 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2 होता है, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3 होता है। अब आप लोगों के माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन पुट हुआ होगा, आप लोगों के दिमाग में एक छोटा सा डाउट क्रिएट हुआ होगा। और वो पता है डाउट क्या है? डाउट ये है कि सर, अगर मान लो ये वाला पासा है,
जिस पासे पे अल्फाबेट लिखे हुए हैं, जैसे कि ABC, या फिर सर कोई ये वाला पासा है जिस पे सिंबल्स बने हुए हैं, सिंबल्स यानी कि डॉलर, तो इन पासों को क्या बोलेंगे? सर इनमें तो कोई स्टैंडर्डाइज हो ही नहीं सकता, सर इनमें तो कोई मानक पासा हो ही नहीं सकता, या फिर गलती से कोई एक ऐसा पासा है, गलती से कोई एक ऐसा पासा है जिसमें वन के अपोजिट सिक्स ना होके वन के साथ में सिक्स आ गया, है ना? तब आप इस पासे को क्या कहेंगे? जिनके वन के अपोजिट सिक्स ना होके वन के साथ आ गया। तो यानी कि जो डाइस स्टैंडर्डाइज नहीं है, जो स्टैंडर्ड नहीं, क्योंकि ये कभी भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, तो जो स्टैंडर्डाइज नहीं है उन पासों को क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, उन्हीं पासों को कहते हैं जनरल डाइस। तो हेडिंग डालो बेटा, जनरल डाइस, हेडिंग डालो जनरल डाइस। और जनरल डाइस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ द डाइस इज नॉट, if the dice is not standard, if the dice is not standard, यदि, बहुत ही बेसिक सी हमारी डेफिनेशन हो गई, यदि, यदि पासा मानक नहीं है, यदि पासा मानक नहीं है, तब वह एक साधारण पासा कहलाता है। साधारण, स्टैंडर्ड, या जनरल, या फिर ऑर्डिनरी डाइस, यदि पासा मानक नहीं है तब वह एक साधारण पासा कहलाता है ऑर्डिनरी। ठीक है, जनरल डाइस या ऑर्डिनरी डाइस, जनरल डाइस या ऑर्डिनरी डाइस। हाँ जी। तो बेसिक सी बात है कि जो हमारे डाइस हैं वो दो टाइप के डाइस होते हैं, जो हमारे डाइस हैं वो दो टाइप के डाइस होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस। अच्छा, स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं? स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होते हैं जिसमें हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है ना? वन के अपोजिट 6, टू के अपोजिट 5, थ्री के अपोजिट 4। अगर मान लो किसी डाइस में ऐसा नहीं है, तो वो सारे के सारे डाइस कौन से डाइस होंगे? वो सारे के सारे जनरल डाइस होंगे। वो सारे के सारे कौन से डाइस होंगे? वो सारे के सारे जनरल डाइस होंगे। 10 बज के 15 मिनट 18 सेकंड पर कितना कोण बनेगा? तो बेटा 18 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करके 15 मिनट में ऐड कर दो। और अगर आपने ये वीडियो देखी है मेरी, तो आप एंगल वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट एंगल निकालो, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करके 15 मिनट में ऐड ऑन कर दो। जो, हाँ जी, वीओडी बैच मिल जाता है बेटा। प्रथम बैच जब हम परचेज करते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद हमें वीओडी बैच मिलता है। स्पेशल बैच अगर आपने परचेज किया होगा तो साथ के साथ आपको वीओडी दिख रही होंगी स्पेशल बैच कैटेगरी के अंदर। लेकिन अगर आप इस प्रथम बैच परचेज करते हैं, तो जब आप परचेसिंग करते हैं उसके कुछ दिन बाद हमें वो रिकॉर्डेड बैच शो होता है, तुरंत की तुरंत शो नहीं होता, तुरंत की तुरंत शो नहीं होता है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो आप बहुत अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड और जनरल डाइस को समझ गए। जनरल मतलब ऑर्डिनरी डाइस। अगर आप स्टैंडर्ड और जनरल डाइस को समझ गए, तो मैं कुछ डाइस बनाऊंगा बेटा, आप उनमें से पहचानना कि कितने मानक पासा हैं और कितने साधारण पासा हैं, कितने स्टैंडर्ड डाइस हैं और कितने हमारे जनरल डाइस हैं। क्या आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे? ये बताओ। मैं पासा बना रहा हूँ, ये पहला पासा है। आप लोग डाइस बनाओ बेटा। अच्छा, अगर आप लोग डाइस नहीं बना सकते हो तो एक काम करना, अगर आप लोग डाइस नहीं बना सकते तो आप वाई बना लेना, वाई, ये भी डाइस का काम करेगा। जैसे आप पूरा डाइस ना बना के, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा 1 2 6, यहाँ पे लिखा 1 2 5, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 5, 1 2 5। समझ रहे हो? ये बनाओ, ये बनाओ, बात एक ही है। तीसरा डाइस बनाओ, तीसरा डाइस। इन डाइसेस में से आपको पहचानना है कितने हमारे क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। 1 2 6 हो गया, 1 2 5 हो गया, है ना? 3 4 5 हो गया, 3 4 5। A B C हो गया, A B C हो गया। @ कॉपीराइट % हो गया। हाँ जी। 1 2 3 हो गया।
रहा हूं। 1 2 4 हो गया। 1 3 5 हो गया। 2 4 6 हो गया। मैंने आपके सामने 10 पासे बना दिए, है ना। 2 4 3। मैंने आपके सामने 10 पासे बना दिए। अब इन 10 में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्टैंडर्ड डाइस हैं और कितने हमारे जनरल डाइस हैं। इन 10 में से कितने मानक पासा और कितने साधारण पासा, ये आपको पहचान करनी है। ये आपको पहचान करनी है कि कितने मानक पासा हैं। हाँ जी, ये आपको पहचान करनी है। कम ऑन, जल्दी से। इनमें से पहचान करो कि कितने हमारे मानक पासा हैं और कितने हमारे साधारण पासा हैं, कितने हमारे स्टैंडर्ड डाइस हैं, कितने हमारे जनरल डाइस हैं। जल्दी से चेक करके बताओ फटाफट से। ये जितने भी डाइस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन डाइस में से कितने हमारे स्टैंडर्ड हैं और कितने हमारे जनरल डाइस हैं। हाँ जी, कितने हमारे स्टैंडर्ड डाइस हैं और कितने हमारे जनरल डाइस हैं, जल्दी से चेक करके बताओ। और ये जो मेरे हाथ में डाइस है, ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, जल्दी से बताओ। ये जो हाथ में है, ये जनरल है या स्टैंडर्ड, जल्दी से बताओ। सर इस डाइस को दिखाओ तो सही हमें कम से कम। आप तो रोटेट करा रहे हो, हमें सरफेस ही नहीं दिख पा रही है। चलो अभी दिखाएंगे इस डाइस को। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। सर जो पहला पासा है ये कभी स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड की पहचान ये है, स्टैंडर्ड की पहचान ये है कि स्टैंडर्ड आइस में 100% 1 के अपोजिट 6 होगा, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3। ये स्टैंडर्ड आइस की पहचान है ना। लेकिन इस डाइस में कभी भी 1 के अपोजिट 6 नहीं जा सकता। सर कभी भी 1 के अपोजिट 6 इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि 1 के साथ में दे रखा है 6। तो जब 1 के अपोजिट 6 हो ही नहीं सकता तो ये कभी स्टैंडर्ड बन ही नहीं सकता। भाई 1 और 6 एक साथ आ गए, यानी कि ये जो डाइस है ये 100% एक जनरल डाइस है। ये 100% एक जनरल डाइस है, एक साधारण पासा है ना। ऑर्डिनरी डाइस है, एक साधारण पासा। ये एक साधारण पासा है। दिस इज अ और जनरल डाइस, यह एक साधारण पासा है, क्योंकि यह कभी भी मानक नहीं बन सकता। जो मानक नहीं बन सकता वो साधारण पासा होगा। अच्छा, क्या ये वाला डाइस मानक बन सकता है? सर ये भी मानक नहीं बन सकता, क्योंकि 2 के पीछे 5 नहीं जा सकता कभी भी। तो जब ये मानक नहीं है, अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो गया, ये भी एक जनरल डाइस हो गया। सर ये भी कभी स्टैंडर्ड नहीं बन सकता, क्योंकि 3 के पीछे 4 नहीं जा सकता। 3 और 4 एक साथ है। देखो 1 और 6 एक साथ हैं तो जनरल डाइस, 2 और 5 एक साथ है जनरल डाइस, 3 और 4 एक साथ है जनरल। जो विपरीत सतह हैं, अगर वो विपरीत ना होके एक साथ आ गई हैं, तो वो क्या है, वो डेफिनेटली जनरल डाइस है, क्योंकि ये डाइस कभी भी स्टैंडर्ड हो नहीं सकते। तो जो मानक नहीं है वही तो एक साधारण है। ये मानक नहीं हो सकता, ये मानक नहीं हो सकता, ये मानक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के पीछे 4 नहीं आ सकता, 3 के साथ 4 आ गया। सर ये तो मानक वैसे ही नहीं बन सकता, ABC है तो ये भी जनरल डाइस है। सर ये भी मानक नहीं हो सकता, ये भी जनरल डाइस है, क्योंकि 1 2 3 तो है ही नहीं। अब आ जाओ यहाँ पर, ये पांचों के पांचों 100% डैम श्योर एक जनरल डाइस है, एक साधारण पासा है। ठीक है, अब आ जाओ छठे फिगर पर। जो छठा फिगर है 1 2 3, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, यह एक मानक पासा है, क्योंकि सर इस डाइस में 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 4 है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 1 2 3 ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, ये एक मानक पासा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं आपको एक फिगर दिखाने जा रहा हूँ डाइस की। यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। तो आपको 1 2 3 ध्यान से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? यहाँ पर 1 2 3 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर 1 2 3 ये तीनों सरफेस एक साथ दिख रही हैं। तो अगर ये तीनों सरफेस एक साथ दिख रही हैं, तो आप ये 100% श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि यह एक मानक पासा है? आप 100% श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो? आपको कैसे पता कि 1 के पीछे 6 है, या 3 के पीछे 4 है, या 2 के पीछे 5 है? आपको पता है 2 के पीछे 5 है? जरा चेक करना, क्या 2 के पीछे 5 है? सर ये 2 है।
अरे वाह यार, तुम तो हीरो निकले। तुम्हें तो पता था दो के पीछे पांच है। हैं सर, मैं कह रहा था ना कि ये एक मानक पासा है, इसमें दो के पीछे पांच है। हैं और एक के पीछे क्या है, छह। जरा चेक करना क्या वाकई में एक के पीछे छह है। टाए टाए फिस। यहाँ पर एक के पीछे छह नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर एक दो तीन ये तीनों नंबर एक साथ हैं तो हो सकता है कि दो के पीछे पांच लेकिन जरूरी नहीं है कि एक के पीछे छह हो सकता है कि एक के पीछे छह लेकिन जरूरी नहीं है कि दो के पीछे पांच हो सकता है तीन के पीछे चार लेकिन फिर जरूरी नहीं है कि दो के पीछे पांच तो कहने का मतलब है स्टैंडर्डाइज बनने के लिए अगर एक दो तीन है तो एक के पीछे छह का होना जरूरी है, दो के पीछे पांच का, तीन के पीछे चार का। बट वो कंफर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। तो अगर एक दो तीन ये तीन संख्या एक साथ दिखाई दे रही है तो आप 100% यकीन के साथ नहीं कह सकते हो, 100% यकीन के साथ नहीं कह सकते हो कि यह एक मानक पासा है। भाई एक के पीछे छह, दो के पीछे पांच, तीन के पीछे चार, यह एक संभावना है तो ये स्टैंडर्ड हो सकता है। और ये जो डाइस है ये जनरल डाइस भी हो सकता है। तो जो छठा फिगर है वो स्टैंडर्ड और जनरल दोनों ही बनाया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि इनके पीछे क्या क्या है। अब हमें क्वेश्चन में दिया तो है नहीं कि वन के अपोजिट सिक्स है, टू के अपोजिट फाइव और थ्री के अपोजिट फोर। अगर ऐसा बोला जाए कि वन के अपोजिट सिक्स, टू के अपोजिट फाइव, थ्री के अपोजिट फोर, या फिर हमें ये कहीं से पता चल जाए, तभी हम बताएंगे कि वो पासा मानक पासा है। इन द सेम वे, वन के अपोजिट सिक्स, टू के अपोजिट फाइव, फोर के अपोजिट थ्री आने की संभावना है तो ये एक स्टैंडर्ड हो सकता है, बट ये जनरल भी तो हो सकता है। इन द सेम वे, वन के अपोजिट सिक्स, थ्री के अपोजिट फोर, फाइव के अपोजिट टू हो सकता है तो ये स्टैंडर्ड के साथ साथ जनरल भी तो हो सकता है। ना हो वन के अपोजिट सिक्स, हो सकता है फाइव के अपोजिट सिक्स हो। इन द सेम वे, टू के अपोजिट फाइव, फोर के अपोजिट थ्री, सिक्स के अपोजिट वन हो सकता है तो ये स्टैंडर्ड हो सकता है, बट स्टैंडर्ड होने के साथ साथ ये जनरल भी हो सकता है। तो फिगर नंबर सिक्स, फिगर नंबर सेवन, फिगर नंबर एट, फिगर नंबर नाइन, ये वो फिगर हैं जो कि कंफर्म नहीं किए जा सकते कि स्टैंडर्ड है, ये जनरल भी हो सकते थे। तो ये इधर स्टैंडर्ड और जनरल हो गए, बट ये कंफर्म है कि ये जनरल है, ये कभी स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। अब आ जाओ इस फिगर पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्या ये फिगर एक स्टैंडर्डाइज है? सर ये जिंदगी में कभी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता क्योंकि फोर के अपोजिट थ्री नहीं आ सकता। तो अगर ये कभी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता तो 100% ये डाइस एक जनरल डाइस है। 100% ये डाइस एक जनरल डाइस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनरल और स्टैंडर्ड डाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। है स्टैंडर्डाइज तभी बताया जा सकता है कि वो स्टैंडर्ड है जब हमें हर अपोजिट सरफेस के बारे में पता है। अगर आपको हर अपोजिट सरफेस के बारे में नहीं पता तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि ये स्टैंडर्ड है। बट जनरल की श्योरिटी निकल कर आ सकती है क्योंकि अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो वो जनरल है। अब बताओ 10 के 10 फिगर में से किसी भी फिगर में आपको कोई डाउट, किसी भी फिगर में कोई कंफ्यूजन, किसी भी फिगर में। हम्म, कोई भी ऐसी फिगर हो जहां आपको 0.01% भी डाउट है, पहली से लेके 10वीं फिगर तक। अल्टीमेट मजा आ गया सर, जिंदगी में ऐसा कैसे पढ़ा सकता है कोई, मौज ही मौज, ऑल क्लियर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 10 नंबर वाले में बेटा तीन के पीछे चार आना चाहिए ना, जबकि तीन के साथ चार आ गया। दो विपरीत सतहों का योग सात होना चाहिए, इसमें दो निकटवर्ती सतहों का योग सात है तो ये 100% एक जनरल डाइस है ना। बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब। तो ये चैप्टर जब हमने शुरू किया तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने जनरल स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं पहले केस से। सबसे पहला केस बेटा क्या था? व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन। सबसे पहला केस है इस चैप्टर का, सबसे पहला केस है इस चैप्टर का जब केवल एक स्थिति दी जाती है, जब केवल पासे की एक स्थिति दी जाती है, या जब पासे की केवल, जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है, जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है
व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का। एक डाइस की फिगर बनाते हैं, सिर्फ पासे की एक ही स्थिति दी गई है, और यहाँ पे 3 नंबर है, 1, 3 और 5। और आपसे पूछा फाइंड द नंबर यदि यदि पासे की 6 सतहों पर 1 से 6 तक अलग अलग संख्याएं अंकित है, अंकित है। If the dice have 1 to 6 different numbers on different surfaces, then find the number which is opposite to, तब एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, तब एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा टेंशन मत लो। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीटली, जो वन फिगर क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, केस फर्स्ट जो वन फिगर क्वेश्चन है, ये कंप्लीटली एग्जाम में ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है ईदर 2, 4, 6, और पांचवा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगाया जा सकता, पता नहीं लगा सकते। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 1। समझ रहे हो? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 3। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। जो एग्जाम में विकल्प दिए जाएंगे, उन्हीं विकल्पों में से हमें बेस्ट ऑप्शन छांटना है, बेस्ट विकल्प छांटना है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, जब डाइस की एक सिंगल फिगर होगी, जब डाइस की एक सिंगल फिगर होगी तो वहां पर आप कंफर्म आंसर नहीं दे सकते हो। अगर डाइस की सिंगल फिगर है तो आप कंफर्म नहीं बता सकते कि एक के पीछे क्या है। भैया एक के पीछे 2 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 तो एक के साथ है, 4 भी हो सकता है, 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 तो एक के साथ है, 6 भी हो सकता है। कहने का मतलब है डाइस में ये जो 3 नंबर है, 1, 3, 5, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, 1, 3, 5। और इन तीनों नंबर के विपरीत जो बाकी के 3 नंबर्स बच गए हैं, इन तीनों नंबर्स के विपरीत जो बाकी के तीनों नंबर्स बच गए हैं, उनके आने की संभावना है बेटा। बाकी के 3 नंबर कौन कौन से बच गए? 2, 4 और 6। तो 1, 3, 5 के विपरीत 2, 4 और 6 हो सकते हैं, या फिर 2, 4 और 6 के विपरीत 1, 3, 5 हो सकते हैं। तो हमसे पूछा है देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। हमसे पूछा है वो नंबर ज्ञात कीजिए जो एक के विपरीत है। तो भैया एक के विपरीत क्या होगा? फाइंड द नंबर अपोजिट टू 1। 1 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर हमसे पूछा जाता 2 के अपोजिट क्या है, तो बेटा 2 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। 3 के अपोजिट, सर 3 के अपोजिट 2, 4, 6 में से कुछ भी हो सकता है। अगर हमसे पूछा जाए 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत बेटा 1, 3, 5 में से कुछ भी हो सकता है। अगर हमसे पूछा जाए 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत 2, 4, 6 में से कुछ भी हो सकता है। और हमसे पूछा जाता अगर 6 के विपरीत, 6 के विपरीत बेटा 1, 3, 5 में से कुछ भी हो सकता है।
तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। डाइस में ये जो 3 नंबर है ये हमेशा एक साथ रहेंगे, 1 3 5, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है, 2 4 6। तो हमसे पूछा है एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। जैसे डाइस की अगर मान लो आपको एक सिंगल फिगर दिखाई जाए जिसमें 2 भी है, 1 भी और 3 भी है। अब मैं आपसे पूछूं 2 के विपरीत क्या है। सर 2 के विपरीत 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो 2 के साथ है। 2 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 भी 2 के साथ है। तो 2 के विपरीत 1 और 3 को छोड़ दो, बाकी कौन कौन से नंबर बच गए, 4 5 6। तो 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 6 भी हो सकता है। तो 1 2 3 ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे इन तीनों नंबर के विपरीत, बाकी के तीनों नंबर हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। 1 के अपोजिट 2 भी हो सकता है। सर 1 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6। तो इधर 2 4 और 6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इधर 2 4 और 6। अच्छा यहाँ पे इधर 2 4 और 6 का ऑप्शन नहीं दिया तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हम कंफर्म नहीं कह सकते कि 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। अच्छा यहाँ पे सिर्फ 2 दिया हुआ है, 3 और 5 तो बेटा कभी हो नहीं सकते। 3 और 5 तो एक के विपरीत हो नहीं सकते क्योंकि एक के साथ है 3 और 5। लेकिन जो 2 है एक के पीछे, इसके आने की सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है, संभावना पॉसिबिलिटी है, बट ये कंफर्म आंसर नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी हम कैन नॉट बी डिटरमाइन चूज करेंगे, पता नहीं लगा सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइन चूज करेंगे, पता नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ सर एक के विपरीत कभी भी 3 और 5 नहीं आ सकता, एक के विपरीत खुद एक नहीं आ सकता। तो यहां हमारी मजबूरी है, यहां हमारी मजबूरी है ऑप्शन ए को चूज करना। यहां हमारी मजबूरी है कि एक के पीछे 2 ही आ सकता है, बाकी के तीनों विकल्प कभी नहीं आ सकते। तो जब तीनों नहीं आ सकते तो जो बचा हुआ विकल्प है बस वही हमारा आंसर होगा, यहां हमारी मजबूरी है। लेकिन सर एक के पीछे कभी भी 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 तो एक के साथ है। तो एक के पीछे 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6। अब इस सिचुएशन में कौन सा विकल्प चूज करोगे, क्योंकि सर यहाँ पे तो तीनों ही ऑप्शन सही है एक के पीछे, है ना। 1 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पर। तो एग्जामिनर अगर मान लो एक डेफिनेट आंसर पूछना चाह रहा है, तो एक डेफिनेट आंसर पता है क्यों पूछना चाह रहा है वो आपसे, इसका मतलब है कि वो इसको स्टैंडर्डाइज एज्यूम करना चाह रहा है। और अगर ये स्टैंडर्डाइज है तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तब इस सिचुएशन में आप इस क्वेश्चन को स्टैंडर्डाइज एज्यूम करके आंसर दे सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन में स्टैंडर्डाइज एज्यूम करके आंसर दे सकते हो। तो यहां पे स्टैंडर्डाइज एज्यूम किया जा सकता है क्योंकि मजबूरी है, क्वेश्चन की डिमांड है, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। तो ये जो डाइस है बेटा 1 3 5, है ना, इसमें 1 3 5 एक साथ है, इनके अपोजिट 2 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। ये 1 फिगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक होती है जो ऑप्शन डिपेंडेंट है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमारे आंसर्स हर बार वेरी करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन देर इज अ सिंगल पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन। एक पासे की स्थिति दी गई है आपको, और जब आप इस पासे को देख रहे हो तो इस पासे में आपको 3 अलग अलग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इस पासे में आपको 3 अलग अलग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, और वो नंबर है 1 2 6, वो नंबर है 1 2 6। और क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। क्वेश्चन पूछा है कि 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि 1 फिगर क्वेश्चन में हम कंफर्म आंसर कभी नहीं दे सकते। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3, ईदर 4 और 5, ईदर 1 और 2, ईदर 1 और 4, ईदर ईदर 2 और 5। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी
3, है ना। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। एक सेकेंड, 6 की जगह 5 कर लो। चलिए बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, और ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट है। हम्म, सॉल्व करो फटाफट से। सविता कुमारी जी। हम्म, फटाफट से पता लगाओ बेटा, 3 के विपरीत क्या है, जल्दी से। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3। अच्छा ये वन फिगर क्वेश्चन है, ये वन फिगर क्वेश्चन है, जल्दी से पता लगाओ वन फिगर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। वन फिगर क्वेश्चन को कैसे डील करोगे आप, वन फिगर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे वन फिगर क्वेश्चन को। सर अभी आपने ट्रिक बताई थी, ये जो तीनों नंबर है 1 2 6, ये हमेशा एक साथ रहेंगे, इनमें से कोई भी किसी के भी विपरीत नहीं जा सकता। और 1 2 6 के विपरीत बाकी की जो 3 संख्या बच गई, कौन कौन सी 3 संख्या बच गई। सर 1 हटा दो, 2 हटा दो, 3 बच गया, 4 बच गया और 5 बच गया। तो 1 2 6 के विपरीत 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 के विपरीत 1 2 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 3। भैया 3 के पीछे क्या है। अच्छा 3 के जो पीछे है वो 4 और 5 नहीं हो सकता। कुछ बच्चे 3 के पीछे 4 या 5 बता रहे हैं। अरे बाबू 3 के पीछे 4 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 5 तो खुद 3 के साथ है। 4 और 5 तो खुद 3 के साथ है, तो 3 के पीछे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। 3 के पीछे 1 हो सकता है, 2 या 6, यानी कि जो 3 है वो 1 के पीछे भी हो सकता है, 2 के पीछे भी हो सकता है, 6 के पीछे भी हो सकता है। तो 3 के पीछे कभी भी 4 या 5 नहीं जा सकता, नेवर। 3 के पीछे कभी भी 4 या 5 नहीं जा सकता, नेवर। कभी भी 4 या 5 3 के पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो 3 के साथ है। 3 के पीछे कभी भी 4 या 5 नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो खुद 3 के साथ है। तो 3 के पीछे 1 2, देखो इनके विपरीत ये होंगे, इनके विपरीत ये होंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। हाँ जी सर, 3 के पीछे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। 3 के पीछे कभी भी 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 के पीछे खुद 3 नहीं होगा, तो यहाँ पे मजबूरी है, यहाँ पे मजबूरी है। अब बताओ यहाँ पर 3 के पीछे क्या होगा, यहाँ पर 3 के पीछे क्या होगा। सर 3 के पीछे, सर 3 के पीछे 1 होगा या 2 होगा, है। कैन नॉट बी डिटरमाइन तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर एग्जामिनर हमसे कोई एक फिक्स आंसर पूछना चाह रहा है, तो फिक्स आंसर पूछना चाह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको स्टैंडर्डाइज मान के 3 के पीछे 4 कर दो, इसको स्टैंडर्डाइज मान के 3 के पीछे 4 कर दो, क्योंकि बाबू ये जो पासा है ये कभी मानक पासा बन ही नहीं सकता। ये पासा मानक पासा बन ही नहीं सकता, क्योंकि 1 और 6 दोनों एक साथ है। मानक पासा बनने के लिए 1 के पीछे 6 होना चाहिए। तो ये पासा 100% एक साधारण पासा है, ठीक है, ये मानक हो ही नहीं सकता। और पहली बात तो 3 के पीछे 4 आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो 4 है वो तो 3 के साथ दिया हुआ है। तो 3 के पीछे ना तो कभी 4 आ सकता है, 3 के पीछे ना तो कभी 5 आ सकता है, क्योंकि 4 और 5 दोनों नंबर 3 के साथ है, ये कभी भी 3 के पीछे नहीं आ सकते। 3 के पीछे 1 2 या 6। तो बेसिकली पिछली बार जो 4 विकल्प थे उसमें तो हमने स्टैंडर्डाइज मान के एक आंसर चूज कर लिया, बट यहाँ पर हम स्टैंडर्डाइज मान के ऑप्शन एज्यूम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, ऑप्शन बी को टिक करोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। वाकई में दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, इस बार वास्तव में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग एरर है। इनमें से, है ना, इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करो, दोनों के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वन फिगर जो क्वेश्चन होते हैं ना, वन फिगर क्वेश्चन में हम फिक्स आंसर नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन कंप्लीटली एग्जाम में ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीटली एग्जाम में ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। इन क्वेश्चंस में हम कभी भी फिक्स आंसर नहीं दे सकते हैं, है ना। ए बी एफ,
हमारे इस पासे में ए से लेकर एफ तक 6 अलग अलग, है ना, अक्षर प्रिंट है 6 अलग अलग सतहों पर। हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू ए के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ए के विपरीत बी है, ए के विपरीत एफ है, ए के विपरीत ए है, या ए के विपरीत सी है। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू ए, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू ए। फिर से चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो वन फिगर क्वेश्चन में ना, वन फिगर क्वेश्चन में बेटा कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, वन फिगर क्वेश्चन में कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। हाँ दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, चिंता मत करो, किंग है सर आप रीजनिंग के। हाँ हाँ रिपीट कर रहे हैं, हैव सम पेशेंस, पेशेंस रखो। वन फिगर क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो तीन सरफेस हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं, ये तीनों सरफेस हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी ए बी एफ। इनमें से कोई भी किसी के भी विपरीत नहीं जा सकता, ए के साथ बी रहेगी, बी के साथ एफ। और इन तीनों सरफेस के विपरीत बाकी की तीनों सरफेस हो सकती हैं जो कि दिख नहीं रही। कौन कौन सी सरफेस नहीं दिख रही हमें? सर ए बी एफ को हटा दो तो हमें सी दिखाई नहीं दे रही, हमें डी दिखाई नहीं दे रही, और हमें ई दिखाई नहीं दे रही। तो हमसे पूछा है अपोजिट टू ए के विपरीत क्या है, तो ए के पीछे क्या है? ए के पीछे बी और एफ तो हो नहीं सकते, ये तीनों एक साथ है। ए के पीछे सी भी हो सकता है, डी बी ई बी, लेकिन होगा इन तीनों में से कोई एक। बी नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता, ए खुद नहीं हो सकता। तो ए के पीछे क्या है? ए के पीछे सिर्फ और सिर्फ सी होगा। ए के पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सी होगा। बहुत बढ़िया। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, एकदम परफेक्ट। अगेन बेटा डाइस की एक सिंगल फिगर हमारे सामने है, एट द रेट परसेंटेज कॉपीराइट, find the number, find the symbol which is opposite to, find the symbol which is opposite to has, has के विपरीत, has के विपरीत सिंबल ज्ञात कीजिए। has पहला विकल्प है एट द रेट, दूसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प है परसेंटेज, तीसरा विकल्प है कॉपीराइट, चौथा विकल्प है इधर एट द रेट और परसेंटेज और कॉपीराइट। हाँ जी, अपोजिट टू हैज, अपोजिट टू हैज, बताओ जल्दी से। हाँ पुलिस की गाड़ी आ गई, आंटी ने पुलिस बुला ली है। हाँ जी बनाओ। कम ऑन बेटा, ये जो तीन सिंबल हैं, ये तीन सिंबल हमेशा एक साथ रहेंगे, एट द रेट परसेंटेज कॉपी, इन तीन सिंबल के विपरीत बाकी के तीन सिंबल। अच्छा बाकी के तीन सिंबल कौन से हमें नहीं पता, लेकिन उनमें से एक हैज जरूर है। बाकी के तीन सिंबल में से एक हैज जरूर है, क्योंकि हैज एक नया सिंबल है जो इन तीनों में नहीं पाया गया। तो पक्का हैज इन तीनों के पीछे होगा। तो हैज किसी के भी पीछे हो सकता है, एट द रेट के भी, परसेंटेज के भी और कॉपीराइट के भी। हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते कि हैज एग्जैक्टली किसके पीछे है। समझे बाबू? तो वन फिगर जो क्वेश्चन होते हैं ये कंप्लीटली एग्जाम में ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। वन फिगर क्वेश्चन में हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते। वन फिगर क्वेश्चन में हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। हाँ वन फिगर क्वेश्चन में देखो कंफर्म आंसर कैसे निकलेगा। वन फिगर क्वेश्चन में कंफर्म आंसर ऐसे निकलेगा, इफ द डाइस, इफ द डाइस is standard, if the dice is standard, then what is opposite to 5? ये निकलेगा कंफर्म आंसर। यदि दिया गया पासा मानक पासा है, यदि पासा, यदि चित्र में दिया गया पासा, पासा एक
मानक है, एक मानक पासा है, तब 5 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि इफ द डाइस इज स्टैंडर्ड एंड फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5। यदि मानक पासा है तो बेटा मानक पासा में तो एक के पीछे 6 होता है, दो के पीछे 5 होता है, तीन के पीछे 4। तो मानक पासा में तो हमें फिगर की जरूरत भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें इस फिगर की भी जरूरत नहीं है। देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 5। तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। 1 6 अपोजिट, 2 5 अपोजिट, 3 4। तो जब क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ये एक मानक पासा है, फिर तो हमें फिगर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। वरना अगर ये मानक पासा नहीं है तो 2 4 6 के विपरीत बाकी के 3 नंबर हो सकते हैं, 1 3 5, और 1 3 5 के विपरीत 2 4 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं केस सेकंड पर। व्हेन ओनली टू फिगर्स ऑफ अ डाइस आर गिवन। देखो, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो वन फिगर क्वेश्चन था। अब हम चल रहे हैं टू फिगर्स क्वेश्चन पर। अब हम चल रहे हैं टू फिगर क्वेश्चन पर। जब जब पासे की केवल दो स्थितियां दी जाती हैं। अच्छा ये बताओ, जब पासे की दो फिगर दी जाएंगी, व्हेन ओनली टू फिगर्स आर गिवन, जब पासे की केवल दो स्थिति दी जाएंगी, तो आप मुझे बताओ दो फिगर के अंदर भी कितने केस बनेंगे? दो फिगर के अंदर कितने केस बनेंगे? हैं? दो फिगर के अंदर भी कितने केस बनेंगे? सर, दो फिगर के अंदर तीन केस बनते हैं। वन फिगर, टू फिगर, वन फिगर, टू फिगर, और वन कॉमन, टू कॉमन और नो कॉमन। तो सबसे पहला केस हम चलते हैं नो कॉमन पे। चौथे क्वेश्चन को बेटा रिपीट कर रहा हूं मैं, हैव सम पेशेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नो कॉमन, और ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 6। ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 6। देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, लेकिन पहली बार देखा डाइस को तो दिखाई दिया 1 2 3। अब दोबारा से डाइस को देखा तो दिखाई दिया 4 5 6। दोबारा से देखा तो हमें दिखाई दिया 4 5 6। दोबारा से देखा तो हमें दिखाई दिया 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 4 को रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि बेटा हैज के विपरीत क्या है? अच्छा, हैज सिंबल इन तीनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब हैज इन तीनों के पीछे है। या तो एट द रेट के पीछे होगा, या परसेंटेज के, या कॉपीराइट के। तो हैज के पीछे एट द रेट भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है, कॉपीराइट भी हो सकता है। ये तीनों सिंबल एक साथ रहेंगे। इन तीनों सिंबल के विपरीत बाकी के तीन सिंबल होंगे। तो बाकी के तीन सिंबल हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि बाकी के तीन सिंबल में से एक सिंबल हमारा हैज है। बाकी के तीन सिंबल में से एक सिंबल हमारा हैज है, हैज। एक सिंबल हमारा हैज है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है टू फिगर का, नो कॉमन का, व्हेन देयर आर टू पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, बट इन दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग। तो ये क्वेश्चन पता है कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नो कॉमन ट्रिक से। जो नो कॉमन ट्रिक तुमने सीखी है ना, उसी नो कॉमन ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग से कोई ट्रिक की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि पिछले पांचों क्वेश्चन को ये क्वेश्चन रिपीट कर देगा। पिछले पांचों क्वेश्चन को ये क्वेश्चन क्या कर देगा? रिपीट कर देगा, रिपीट। अगर आपको पहले में डाउट है, दूसरे में डाउट है, तीसरे में, चौथे, पांच में, तो बेटा सारे डाउट बेटा इस क्वेश्चन से दूर हो जाएंगे। सारे डाउट दूर हो जाएंगे।
फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी इधर 4, 5 और 6। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है और ये भी बेटा नो कॉमन की तरह ही सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन भी नो कॉमन की तरह ही सॉल्व होगा। ये जो 3 नंबर है 1 2 3 ये हमेशा एक साथ रहेंगे और इनके विपरीत बाकी के जो 3 नंबर है 4 5 6 उनके आने की संभावना है। हमसे पूछा है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। तो एक के पीछे बेटा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन एक के पीछे 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, एक खुद नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए 4 इज द राइट आंसर। तो जो क्वेश्चन बेटा 2 फिगर क्वेश्चन है बट नो कॉमन वाला है, नो कॉमन, तो बेसिकली ये क्वेश्चन 1 फिगर की तरह ही सॉल्व होता है। जैसे 1 फिगर क्वेश्चन है वैसे ही 2 फिगर का नो कॉमन क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कंप्लीटली ऑप्शंस पे ही डिपेंड करेगा कि विकल्प क्या क्या दिए हुए हैं। विकल्पों के आधार पे ही हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में एक बच्चे को डाउट था तो बेटा 4 को तुम क्वेश्चन नंबर 7 से समझो। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट था। क्वेश्चन नंबर 4 में तो डाइस की सिर्फ एक सिंगल फिगर दी गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको 2 फिगर दी जाएंगी, यहाँ पे आपको 2 फिगर दी जाएंगी। जो क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दी गई थी उसमें थे @ कॉपीराइट, @ और कॉपीराइट। और आपसे पूछा था हैज के विपरीत क्या है। तो जो हैज है वो बाकी की 3 सरफेस पे है, हैज, ट्राइंगल और सर्कल। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू हैज। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेटा यही क्वेश्चन है, हैज के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, हैज के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। और वहां पे जो 4 विकल्प थे वो क्या क्या थे, @ परसेंटेज, कॉपीराइट, इधर @ और परसेंटेज और कॉपीराइट। अब मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर जो 4 का डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 7 से दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो डाउट है बेटा जब तक एग्जाम में दिया नहीं है कि ये कंफर्म स्टैंडर्ड है तब तक हम इसको स्टैंडर्ड मान नहीं सकते। तुम्हारी अजम्पशन से थोड़ी हम इसको स्टैंडर्ड मान लेंगे। ये कंफर्म होना चाहिए कि हाँ 100% ये जो डाइस है वो एक स्टैंडर्ड डाइस है 100%, तब हम इसको स्टैंडर्ड मानेंगे। बताओ। तो ये नो कॉमन का क्वेश्चन है। अब नो कॉमन का क्वेश्चन बेटा कैसे सॉल्व होगा, नो कॉमन का क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, नो कॉमन का @ परसेंटेज, @ और कॉपीराइट। ये तीनों सिंबल अलग अलग है। इन तीनों सिंबल के विपरीत बाकी के तीनों सिंबल हो सकते हैं हैज, ट्राइंगल और सर्कल। हमसे पूछा हैज के विपरीत क्या है, तो हैज के विपरीत @ भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है और कॉपीराइट भी हो सकता है। और यही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। बस क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाली फिगर नहीं दी गई थी, है ना। तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं अल्टीमेट मजा आया होगा डाइस चैप्टर पढ़ के, मतलब डाइस चैप्टर शुरू करके। आया कि नहीं आया मजा, सच बताना। तो डाइस के टोटल कितने केस बनते हैं, 5। या तो 1 फिगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या 2 फिगर, या मोर देन 2 फिगर, ओपन फिगर, या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर गलती से 2 फिगर क्वेश्चन आ गया तो 2 फिगर के अंदर भी 3 केस बनेंगे, नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। बस यही डाइस है। आज जो हमने डाइस पढ़ा है, आज जो हमने डाइस पढ़ा है वो 1 फिगर क्वेश्चन पढ़ा है। 1 फिगर क्वेश्चन में क्या होता है, जो 3 फिगर होती, मतलब जो 3 सतह हमें दिख रही होती हैं वो तीनों ही हमेशा एक साथ रहती हैं, वो एक दूसरे के विपरीत नहीं जाती हैं। और उन तीनों के विपरीत बाकी के तीनों नंबर्स के आने की संभावना होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंड रहेगा।
एग्जाम में जो 4 विकल्प दिए होंगे उसी के आधार पे हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन चूज करने का तरीका मैंने आज आपको सिखा दिया। अल्टीमेट मौज आ गई सर, मौज ही मौज, गजब। आज तक ऐसा नहीं देखा था सर, अमेजिंग सेशन, मस्त पढ़ाते हैं आप। जितना सुना है सर आपके बारे में, आप उससे बहुत ज्यादा बढ़कर हैं। बढ़िया गुरुजी, बढ़िया, अल्टीमेट। चलिए अच्छी बात है बेटा, मौज ही होनी चाहिए आपकी, है। तो आज की सेवा फिर हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी इस टॉपिक को कल हम कंटिन्यू करेंगे। बट आज की क्लास का रिवीजन करके आना, हालांकि कल जब मैं क्लास शुरू करूंगा, सेशन शुरू करूंगा, तो पहले आज का रिवीजन करवाऊंगा तभी शुरू करूंगा। लेकिन फिर भी आप भी रिवीजन करके आना, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।